नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्कल दिवस के अवसर पर ओडिशा के सभी नागरिकों को हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रेरणादायी नेतृत्व और राज्य सरकार के कुशल मार्गदर्शन में ओडिशा के विकास और राष्ट्र निर्माण में योगदान को सराहा और भगवान जगन्नाथ की कृपा से राज्य की समृद्धि और सांस्कृतिक वैभव में निरंतर वृद्धि की कामना भी की है। वहीं बता दें कि उत्कल दिवस हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1 अप्रैल को 1936 को ओडिशा को एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में स्थापित किया गया था, जो अपनी समृद्ध संस्कृति, गौरवशाली इतिहास और अद्वितीय परंपराओं का प्रतीक है। इस दिन राज्य भर में उत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जो ओडिशा की पहचान और गौरव को उजागर करते हैं। तो वहीं देहरादून में उत्तराखंड निकाय कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नगर निकाय कर्मचारियों की मांगे, सेवा शर्तों में सुधार और वेतन विसंगतियों को प्रमुखता से सुना। साथ ही कर्मचारियों ने कहा कि लंबे समय से समस्याओं का समाधान नहीं होने से असंतोष बढ़ रहा है। इस पर मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। तो वहीं इस कार्यक्रम के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने संबोधन में क्या कुछ कहे, चलिए आपको सुनाते हैं। सीतापुर से आ रहे हैं, लखीमपुर से आ रहे हैं, लखनऊ, हरदोई, कानपुर, रायबरेली, कोई साइकिल से आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल से आ रहा है, कोई ट्रैक्टर में आ रहा है, कोई ट्रक में चढ़ के आ रहा है, कोई ट्रेनों की छत पर आ रहा है। वो मेले को देखते देखते बड़ा हुआ मैं तो। अब मेरा क्या है कि मैं शारदा जी के साथ, शारदा जी के सानिध्य में, मां शारदा के सानिध्य में, मेरे घर के बगल में शारदा जी निकलती है ना, सामने से निकल रही होती है, तो उनको देखते देखते बड़ा हुआ हूं, इसलिए ये मेला भी लगातार देखता रहा मैं। तो इन सभी में जो लोग आते हैं, करोड़ों लोग हमारे अन्य शहरों में आते हैं, देहरादून में आते हैं, हरिद्वार में आते हैं, ऋषिकेश में आते हैं, तो ऐसे में हमारे नगर निकायों की जिम्मेदारी है वो बहुत अधिक हो जाती है। और हमारी सरकार भली भांति समझती है कि जब तक हमारे निकाय कर्मचारी वो ठीक प्रकार से मजबूत नहीं होंगे, सशक्त नहीं होंगे, संतुष्ट नहीं होंगे, तब तक हमारे एक विकसित और आदर्श उत्तराखंड की परिकल्पना को हम साकार नहीं कर सकते। उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने में हमारी न्यूनता रह जाएगी। और इसी सोच के साथ हमारी सरकार आपके हितों की रक्षा और सुविधाओं के विस्तार के लिए, उनको बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। साथियों, जब आप लोगों की समस्याएं मेरे संज्ञान में आई, जिसके बारे में अभी सुरेंद्र जी ने बताया, तो मुझे लगा कि हमारे जो साथी, जो हमारे भाई बहन अपने को मुसीबत में डालकर भी लगातार काम को रोकते नहीं है, लगातार काम करते हैं, उत्तराखंड के शहरों को स्वच्छ बनाते हैं, सुव्यवस्थित बनाते हैं, बेहतर बनाते हैं, अपना योगदान देते हैं, तो उनके हितों की। तो वहीं देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईटीबीपी इकाइयों के लिए वाइब्रेंट विजिलेंस प्रोग्राम के तहत आयोजित एमओयू हस्ताक्षर समारोह में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास और स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल सीमावर्ती गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत करेगी। कार्यक्रम के दौरान संबंधित विभागों और आईटीबीपी के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया, जिसमें दुर्गम क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिल सके। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में केनरा बैंक के प्रतिनिधि मंडल ने शिष्टाचार भेंट की। साथ ही इस दौरान बैंक ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 25 लाख रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस सहयोग के लिए बैंक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राहत कोष आपदा, दुर्घटना और अन्य आपात स्थितियों में प्रभावित लोगों की मदद का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने समाज के प्रति इस संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की सराहना की और कहा कि राज्य सरकार जनहित के कार्यों में निरंतर प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर केनरा बैंक के उप महाप्रबंधक संगमेश पन्नार ने सहित कई अन्य अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे।
तो वहीं चंपावत में राष्ट्रीय ध्वज समारक के लोकार्पण और मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया और उपस्थित लोगों के साथ राष्ट्रीय गान गाया। साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनता और बीजेपी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने मुख्यमंत्री का स्वागत और अभिनंदन भी किया। मुख्य सेवक संवाद में के दौरान आपको बता दें, मुख्यमंत्री धामी समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों और वीर वीरांगनाओं के साथ संवाद करेंगे। उनके विचार, सुझाव और अनुभव भी साझा करेंगे, जिससे स्थानीय विकास और जनहित के कार्यों को और सशक्त बनाया जा सके। तो वहीं देहरादून में शिक्षा व्यवस्था को लेकर सियासत फिर तेज हो गई है। निजी स्कूलों की बढ़ती मनमानी, उच्च शुल्क और छात्रों के शोषण के मुद्दों पर सरकार सख्त रुख अपनाने की तैयारियों में है। वहीं इस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि कानून तो बने हैं, लेकिन उनका पालन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षा में गुणवत्ता सुधार सरकार की प्राथमिकता और जरूरत पड़ने पर सख्त नियम लागू किए जाएंगे। छात्रों और आम जनता के हित को सर्वोपरि रखते हुए सरकार निजी शिक्षण संस्थानों की मनमानी पर कठोर कार्यवाही करने से पीछे नहीं हटेगी। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। देखिए, शिक्षा में गुणवत्ता पूर्वक सुधार लाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। जहां तक प्राइवेट स्कूलों में अंकुश लगाने की बात है, सरकार ने पिछली बार भी एक एसओपी बनाई थी और अब की बार भी एक एसओपी बनेगी। और अगर इतनी मनमानी चलती रही है तो निश्चित रूप से सरकार कठोर कार्रवाई करने से भी नहीं हिचकेगी। आम जनता का हित और छात्रों का हित सरकार के लिए सर्वोपरि है। सरकार आम जनता के हित में काम करती है और जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं टॉर्चर करने का काम कर रही हैं, शोषण करने का काम कर रही हैं, तो सरकार के संज्ञान में ये मामला है। और निश्चित रूप से अगर ये लोग नहीं माने, अगर ऐसी मनमानी चलती रही तो निश्चित रूप से सरकार कठोर कार्रवाई करने से भी नहीं हिचकेगी। और इस संबंध में अधिकारियों को भी निर्देशित कर दिया गया है। अगर अधिकारियों का भी दोष इसमें पाया जाता है तो निश्चित रूप से ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो वहीं देहरादून में उत्तराखंड सरकार की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने केदारपुर स्थित नारी निकेतन में एक संवासिनी की आत्महत्या, आपको बता दें, आत्महत्या की घटना के बाद मौके पर निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने परिसर में सीसीटीवी कवरेज और लाइव मॉनिटरिंग और रिकॉर्डिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। वहीं जांच में लापरवाही पाए जाने पर कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की बात भी कही है। मंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि प्रदेश के सभी नारी निकेतनों में मनोचिकित्सकों की नियुक्ति की जाए और स्वास्थ्य विभाग को सक्रिय रूप से शामिल किया जाए। प्रस्ताव तैयार कर इसे कैबिनेट में रखा जाएगा ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। हाल ही में एक घटनाक्रम संज्ञान में आया कि नारी निकेतन में एक महिला जो विगत 6-7 महीने से वहां पर रह रही थी, जो कि मूल रूप से बिहार की रहने वाली हैं, जो मानसिक रूप से किसी न किसी परेशानी से जूझ रही थी, उस महिला ने सुसाइड कर लिया। तो आज मैं नारी निकेतन में संबंधित महिला के प्रकरण के संदर्भ में सभी हमारे डिपार्टमेंट के वहाँ पे, चाहे हमारे अधीक्षिका हो या वहाँ पे हमारे अन्य कर्मचारीगण हैं, सभी से आज संवाद हुआ। और संवाद होने के साथ में उस स्थान का भी निरीक्षण हुआ जहाँ पर संबंधित महिला ने सुसाइड किया। महिला ने सुसाइड जो सीढ़ी में लगी रेलिंग होती है, उससे दुपट्टे के सहारे से उस पे गार्ड बांधते हुए वो रेलिंग से लटक गई, जिसके कारण से संबंधित की मौत हो गई। निश्चित रूप से घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सभी से वार्ता तो हुई, वार्ता होने में सभी ने अपना अपना पक्ष भी रखा और जिस प्रकार से वहाँ पे केयर टेकर है, उसका जो रोटेशन है लगातार कमरों के निरीक्षण करने का, उस क्रम को भी जाना। लेकिन अभी यह कह पाना कि वो संबंधित महिला, चूंकि अभी उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आई नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के उपरांत में
जो विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने जो बताया और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, तो वो दोनों के उसको परीक्षण करते हुए यदि लापरवाही हमारे किसी कर्मचारी की, अधीक्षिका की, डिपार्टमेंट के संबंधी किसी जिम्मेदार व्यक्ति की रहेगी, तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध भयंकर कार्रवाई होगी। तो वहीं देहरादून में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने एलपीजी सप्लाई को लेकर समीक्षा बैठक के बाद स्पष्ट किया कि प्रदेश में गैस की कोई भी किल्लत नहीं है। उन्होंने कहा कि कालाबाजारी या जमाखोरी करने वालों पर तुरंत एफआईआर दर्ज की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लाखों घरेलू और कमर्शियल कनेक्शन के साथ पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और निर्मित सप्लाई भी जारी है। वहीं मंत्री ने अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड में रहने और हर उपभोक्ता तक होम डिलीवरी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बता दें कि अब तक कई स्थानों पर छापेमारी कर कार्यवाही भी की गई है, जिसमें व्यवस्था को पारदर्शी और सुचारू बनाए रखा जा सके। देखिए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से डीएसओ से बहुत बारीकी से सब विषयों पर चर्चा हुई है कि आम लोगों को किसी भी प्रकार की गैस की आपूर्ति में कोई दिक्कत हो रही है क्या, कोई जमाखोरी हो रही है क्या, कोई कालाबाजारी हो रही है क्या, तो डीएसओ लगातार डीएम के बाद में डीएसओ डायरेक्ट कनेक्ट हुए हैं ऑयल कंपनी से भी और पब्लिक से भी। तो उनकी ओर से मुझे अभी तक में तो ऐसा कोई प्रकरण नहीं बताया गया है कि जहां पर डोर स्टेप डिलीवरी, खासकर जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर नहीं हो रही, क्योंकि डोर स्टेप डिलीवरी एक इतना सरल समाधान है कि आपकी एक तो लंबी लाइनें नहीं लग पाती हैं, एक तो ये उससे एक अव्यवस्था नहीं फैलती है, दूसरा ये फायदा होता है कि जिसने 25 दिनों में या 45 दिनों में जिन्होंने आवेदन किया होता है तो वो अपने समय के अनुरूप चीज मतलब डिलीवरी हो पाती है। तो एक कहते हैं कि एक स्टेबल वातावरण जो है वहां पर अभी है। तो मेरे पास सच अभी डिपार्टमेंट के पास सच कोई शिकायत नहीं। हाँ, शिकायत इस बात की है कि यदि किसी ने मान लीजिए कालाबाजारी करी है तो एफआईआर दर्ज है, किसी ने जमाखोरी करी है तो एफआईआर दर्ज है। इस प्रकार की सूचनाओं पर जरूर डिपार्टमेंट ने कार्रवाई करी। देखिए, चाहे वो चारधाम यात्रा का मामला हो और चाहे अभी हमारे 15 अप्रैल से संभवतः शादियां विवाह वाले हमारे जो आयोजन हैं वो भी होने वाले हैं, तो निश्चित रूप से उसकी चिंता हम सबको ही है। और उसकी चिंता में भारत सरकार जिस प्रकार से लगातार जो चाहे वो 20% आपूर्ति के संदर्भ में हो या 40% आपूर्ति के संदर्भ में हो या आने वाले समय में इन परिस्थितियों में आपूर्ति के संदर्भ में हो, राज्य सरकार भी भारत सरकार को इस तरह से लगातार अवगत करा रही है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द इस दिशा में भी हमको मार्गदर्शन मिलेगा और चारधाम यात्रा सुचारू रूप से संचालित हो सके, तो उसके लिए फिलहाल तो हम यही कह रहे हैं कि आप कमर्शियल के लिए आप अप्लाई करिए और जैसे ही आपका अप्लाई होता है तो निश्चित रूप से कमर्शियल सिलेंडर देने की जिम्मेदारी जो है ऑयल कंपनियों की है, तो उसकी भी आपूर्ति की जाएगी। लेकिन फिर भी भारत सरकार क्योंकि उसमें अत्यधिक। तो वहीं कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक ऋतु खंडूरी भूषण ने कैंप कार्यालय में अधिकारियों और गैस एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने गैस सिलेंडरों की डोर टू डोर सप्लाई सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए ताकि जनता को किसी प्रकार की परेशानी न हो। वहीं वितरण में लापरवाही पर कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई है। उन्होंने कहा कि गैस की उपलब्धता पर्याप्त है और अनावश्यक भंडारण से बचा जाए, साथ ही पारदर्शिता और समयबद्ध सप्लाई पर जोर दिया गया। वहीं अधिकारियों को व्यवस्था की नियमित निगरानी और शिकायतों पर तुरंत कार्यवाही के निर्देश भी दिए गए। आज मेरे द्वारा एसडीएम, हमारे एएसपी, एसएचओ, खाद्य पूर्ति विभाग के अफसरान और गैस एजेंसी के मालिकों के साथ बैठक की गई। सभी की बात को सुनते हुए मैंने अफसरों को ये आदेशित किया है और गैस एजेंसी के मालिकों को भी ये बोला गया है कि जो हमारा सिस्टम गैस को पहुंचाने का था, जो कि घर है, डोर टू डोर डिलीवरी हम लोग करते हैं, उसी को हम करें। किसी भी प्रकार से कोई भी गैस एजेंसी की गाड़ी सड़क पे खड़ा होकर गैस ना बांटे। आप सभी बहनों से भी और भाइयों से निवेदन करना चाहूँ।
तो वहीं देहरादून में पर्यटन, धर्मस्व और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को पत्र लिखकर विश्व शांति के लिए विशेष पहल करने का आग्रह किया। तो वहीं देहरादून में कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने आ गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का आरोप है कि प्रदेश में लचर कानून व्यवस्था के चलते अपराधियों के हौसले बुलंद है। और आपको बता दें, राजधानी देहरादून में दिन दहाड़े अपराध हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि 4 जिलों में कप्तानों की नियुक्ति सरकार के हस्तक्षेप में होने से अपराधों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। तो वहीं इस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने पलटवार करते हुए कहा कि गोदियाल को इसका अनुभव है और वह इसे सरकार के समय की व्यवस्था से जोड़ रहे हैं। वहीं दोनों दलों के बयानों से राजनीतिक विवाद और बढ़ गया है। देहरादून में घटी, जिसमें मॉर्निंग वॉक के दौरान ब्रिगेडियर जोशी की 2 गुंडई गैंग के आपस के झगड़े में गोली लग गई और ये घटना बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण। ये दुखद घटना उत्तराखंड में कानून और व्यवस्था की पोल को एक बार खोलकर फिर हम सब लोगों के सामने रख रही है। एक समय था कि जब लोग उत्तराखंड और देहरादून शांति की तलाश में आते थे और इस 5 साल के शासन में, बीजेपी के शासन में, धामी जी के शासन में, इस 5 साल के शासन में वो हमारी शांति की छवि, कि शांति के लिए अगर कोई स्थान खोजा जाता था तो उत्तराखंड था, वो देहरादून था। और आज इस 5 साल के इनके शासनकाल में हमारी छवि में वो गिरावट आई है कि आज हमारा प्रदेश अपराधियों की शरणस्थली बन गया है। कारण जो भी हो, लेकिन ये बात सामने आ रही है कि असली कारण ये है कि राजपुर का पूरा इलाका नाइट लाइफ का केंद्र बना हुआ है और ये इलीगल नाइट लाइफ का केंद्र ही इस पूरे झगड़े का असली कारण है। जब ये दोनों ग्रुप नाइट लाइफ से सुबह उठकर अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे तो इनमें आपस में आगे जाने की होड़ लगी और जिसमें की बात यहां तक बढ़ गई कि एक दूसरे के ऊपर गोलियां चलने की बात आई, जो गोली ब्रिगेडियर जोशी को लगी। सवाल यह है कि इस प्रदेश का आखिर होगा क्या? अपुष्ट जानकारी, मतलब मेरे पास तो पुष्ट है लेकिन मैं उसको पुष्ट नहीं बाहर नहीं कर सकता, लेकिन छन छन कर मुख्यमंत्री आवास से और शासन के विभिन्न महकमों से छन छन को जो जानकारियां आ रही हैं, वो जानकारी ये है कि ये महत्वपूर्ण 4 जिलों के पुलिस अधीक्षक इसी रूप में बनाए जाते हैं कि पहले उनके साथ ठेका हो जाता है कि आप कितना इकट्ठा करके दोगे, और जब थानों से लिफाफे आते हैं तो उन लिफाफों को के अंदर जो पत्रम पुष्पम होते हैं उनको गिनने के लिए भी ड्यूटी लगाई जाती है कि कहीं एक आध पत्रम पुष्पम कम तो नहीं है। जिस प्रदेश के भ्रष्टाचार में ये हालात बन गए हों, उस प्रदेश में कानून व्यवस्था को संभाले रखना, कानून व्यवस्था को पटरी पर लाना इस सरकार के बस के बूते की बात बिल्कुल नहीं है। ये सरकार एक एक दिन इस प्रदेश पर भारी है। हमारे प्रदेश की जो वास्तविक छवि थी उसमें गिरावट निरंतर तब तक जारी रहेगी जब तक ये सरकार बनी होगी। मैं पुलिस के मुखिया से पूछना चाहता हूं कि देहरादून में रात को जब कोई लोग जाते हैं तो उनके मुंह पर शराब तो नहीं पिए, एक को चेक करने के लिए लगाया जाता है। कई बार मुझे भी इस स्थिति का सामना करना पड़ा। हालांकि मैंने उनसे कहा कि मेरे मुंह पे मैं तब लगाऊंगा जब तुम नया इंस्ट्रूमेंट लाओगे, दूसरे के मुंह का इंस्ट्रूमेंट मैंने लगाता। और बाकी चलो हॉस्पिटल चलना है तो चलो मेरी ब्लड से जांच कर लो कि शराब पी है कि नहीं। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जांच कर रहे हैं। पर इन पुलिस वालों को राजपुर के इलाके में ये तथाकथित इलीगल जो नाइट लाइफ के अड्डे बने हैं, क्या इनके बारे में जानकारी नहीं है? ये इनके बारे में पूरी जानकारी है। वहां के वरिष्ठ राजनेता, मुख्यमंत्री और पुलिस के कप्तान, पुलिस महकमा इस बात से पूरी तरह विज्ञ है और ये इन्हीं सब की संयुक्त देखरेख में ये सब चीजें चल रही हैं। इसलिए मेरे साथियों और मैं सरकार को कहना चाहता हूं, सरकार इस बात से प्रेरणा ले और इस बात से समझ रखे कि इस देश में और विश्व में हर उस स्थान का विकास हुआ जहां की पहली छवि ये थी कि यहां शांति है। मैं बंबई का उदाहरण देना चाहता हूं। 200 सालों में बंबई का विकास इस रूप में हुआ कि देश से बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पैसे वाले उद्योगपति बंबई गए क्योंकि वहां शांत स्थान माना जाता था। वहां महाराष्ट्र के संतों का प्रभाव था। इसलिए हमारे उत्तराखंड के अध्यात्म का प्रभाव हमारे पूरे प्रदेश में बना रहे,
ये आवश्यक है कि अगर ये सरकार इस प्रदेश की कानून और व्यवस्था को ठीक करने में रुचि नहीं दिखाती तो तत्काल इस प्रदेश की सरकार को लोग आंदोलन करके सत्ता से उखाड़ फेंकें। ये बहुत आवश्यक हो गया है। मैं बार बार बोलने के बाद भी, तमाम विपक्ष के नेताओं के, सामाजिक संगठनों के, सामाजिक लोगों के बार बार बोलने के बाद भी मुख्यमंत्री जी और ये सरकार बाज नहीं आ रही है। ये सरकार अपने हितों के बजाय जनता के हितों को देखे, ये सिर्फ अपने हितों की रक्षा करने में लगी है। और देहरादून का ये केस, वर्तमान का ये केस, ये इसी का उदाहरण है। लोगों को बदलने से कुछ नहीं होता है। अब ये देखो, जैसी भावना होगी वही बात तो कहेंगे। हो सकता है ये कांग्रेस के समय में होता होगा ही। अब ये लोग तो सत्ता के पार्ट एंड पार्षद रहे हैं और महत्वपूर्ण भूमिका में रहे हैं। तो वहीं रुड़की में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने वरिष्ठ नेता चौधरी महिपाल सिंह एडवोकेट के कैंप कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ स्वागत के बाद प्रेस वार्ता की। उन्होंने जहां बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला तो वहीं कांग्रेस के लिए हां की पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव में पूरी तरह तैयार है। इधर से गुजर रहे थे तो स्वागत करना तो हमारा बनता है, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता है। एडवोकेट साहब, आप भी लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की सीट रही है, तो क्या मानते हैं 2027 में क्या उम्मीद करते हैं कांग्रेस से? कुछ कि आप इस बार कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। हम लोग भी सब साथी प्रयास में हैं। रोड की सीट भी और कांग्रेस पार्टी ने अपनी तमाम जो विधानसभाएं हैं उनमें तैयारियां शुरू कर दी हैं। रुड़की से आज गुजर रहे थे तो सोचा कि मीडिया के साथ। तो वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2026 को सुरक्षित बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक तैयारियां की है। यात्रा मार्गों को ट्रांजिट कैंपों में लगभग 1350 डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ तैनात किए जाएंगे। श्रद्धालुओं के लिए 25 मेडिकल रिलीफ पोस्ट स्थापित की जाएंगी। डॉक्टरों को हाई एल्टीट्यूड चुनौतियां और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं से अभी चारधाम यात्रा हमारी शुरू होने वाली है 19 तारीख से। और स्पेशली जो हम लोगों के जो हर साल की तरह जैसे तैयारी हमारी होती है वो तैयारी हमारी चल रही है और काफ़ी कुछ हो चुकी है। तो डॉक्टर्स जो हमारे टोटल डॉक्टर्स हमारे लगते हैं ये ट्रांजिट और हमारे जो है चारधाम के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें हम डॉक्टर। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश में ऑपरेशन प्रहार की तैयारियां शुरू हो गई। देहरादून में हाल ही में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के मद्देनजर डीजीपी दीपम सेठ ने पुलिस मुख्यालय में उच्च स्तरीय बैठक की। तो वहीं रुड़की के स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन में आयोजित राष्ट्रीय सेवा आयोजन के 7 दिवसीय विशेष शिविर का समापन समारोह बेहद ही शानदार तरीके से हुआ। बरामद किया। जिला नियंत्रण कक्ष से सूचना मिलने पर उप निरीक्षक आशीष डिमरी के नेतृत्व में रेस्क्यू टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। फिलहाल